हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एफटी की स्टडी चैनल पे। आज मैं आपको क्लास 6 का एसएसटी का सैंपल पेपर कराने जा रहा हूँ जो आपके 2025 और 26 के सेशन के बच्चों के लिए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 6 का इस साल क्या है, सिलेबस चेंज हो गया है, जिसके अकॉर्डिंग बच्चों आपका जो इस साल का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम पेपर है वो थोड़ा पिछले साल से अलग आने वाला है। तो आपके लिए जो ये वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे पूरी देखिएगा। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि आपका जो पेपर है वो कैसा आएगा। तो देखिए बच्चों, आपका जो पेपर होगा बट जो टोटल 60 मार्क्स का आएगा, जिसमें आपके टोटल 6 खंड होंगे। खंड है ना, ख ख ग घ ण, ठीक है, और च। टोटल प्रश्न आपके 14 होंगे, तभी आपको करने होंगे। देखिए, खंड का में आपके प्रश्न संख्या 1 से में फर्स्ट पार्ट से लेके 15 तक आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद बच्चों खंड खा में आपके प्रश्न संख्या 2 से 5 तक शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के। एंड खंड गा में आपके 6 से 7 क्वेश्चन होंगे जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, ये भी लघु उत्तरीय जो 3 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इनके उत्तर बच्चों आपको 40 शब्दों से अधिक नहीं देना होगा और 2 अंकों के लिए आपको 20 से अधिक का नहीं देना है। इसके बाद बच्चों खंड घ है जो आपके प्रश्न संख्या 8 से 9 तक आएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स के होंगे और इनके उत्तर बच्चों आपको 80 सबसे अधिक के नहीं देने। इसके बाद बच्चों खंड ण जो है आपके लिए नया होगा, ठीक है। 6 क्लास के बच्चों के लिए आपके ये केस आधारित प्रश्न होंगे, ठीक है। केस आधारित प्रश्न मतलब कि आपको एक अनुच्छेद दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको आंसर देना होंगे। ये आपके 4 मार्क्स के आएंगे। टोटल 3 प्रश्न होंगे, ठीक है। आपके तीनों प्रश्न दिए जाएंगे इसमें। इसके बाद बच्चों खंड च होगा जो आपके मानचित्र आधारित होगा और मानचित्र की जगह पर जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी है उनके लिए अलग से क्वेश्चन दिया जाएगा 14 के स्थान पे, ठीक है। तो आइए बच्चों देखते हैं आपका कुछ पहला खंड का और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सही मिलान की पहचान कीजिए। तो इसमें सही मिलान आपको बताना कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर, ठीक है, कौन सा है इसमें। तो देखिए चारों में ये लिखा है, तो इसमें आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। तो देखिए जब मैंने इसमें हम देखेंगे कि आपका जो सबसे बड़ा महासागर है वो कौन सा बच्चों, प्रशांत महासागर है, ठीक है। इसे बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपके ना, इस क्वेश्चन में कथन दे रखे हैं 2, कथन फर्स्ट एंड कथन सेकंड। आपको क्या करना है, इन कथनों को पढ़ के बताना है क्या ये सही लिखे हैं दोनों। अगर दोनों सही है तो आप ए पे लगाएंगे, यदि दोनों गलत है तो बी पे। कथन एक सही है तो और बी सेकंड गलत है तो सी पे लगाएंगे और कथन फर्स्ट ही गलत है तो डी पे लगाएंगे, ठीक है। जिसमें लिखा है कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 2 जून को मनाया जाता है, बच्चों ये कथन आपका गलत दिया हुआ है। और दूसरा कथन लिखा महासागर मानव जीवन के लिए उपयोगी, ये कथन आपका सही है। तो मतलब कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है। तो आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन बच्चों गलत मैचिंग है आपकी, गलत मैचिंग की पहचान करनी है कौन सा है, ठीक है। देखिए मानचित्र के प्रकार 3 होते हैं, राजनीतिक, भौतिक और थीमेटिक। लेकिन ये जो है ग्लोब, ये मानचित्र का प्रकार नहीं है, तो इसका ऑप्शन बच्चों डी होगा। नेक्स्ट बच्चों इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक पढ़ना है। रूस में डैश समय क्षेत्र है, तो कितने समय क्षेत्र बच्चों, 11 समय क्षेत्र है। इसका फिफ्थ है भारत निम्नलिखित में से किस उपमहाद्वीप का हिस्सा है। तो बच्चों भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है, एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि भारत ने दक्षिण गंगोत्री नामक पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन कहाँ पे स्थापित किया था। ये आपका अंटार्कटिका के अंदर स्थापित किया था। इसके बच्चों 7 क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में किस देवता की स्तुति की गई है, वरुण देवता की स्तुति की गई है। 8 क्वेश्चन है बच्चों फिल इन द ब्लैंक बताना है कि वर्षों का कालखंड शताब्दी क्या कहलाता है। देखिए वर्षों का जो कालखंड होता है उसे क्या बोलते हैं हम, शताब्दी का मतलब क्या होता है बच्चों, 100 वर्ष, ठीक है। 100 वर्षों का कालखंड शताब्दी कहलाता है, तो 100 साल को हम शताब्दी कहते हैं। नेक्स्ट बच्चों 9 क्वेश्चन की निम्नलिखित में से किस घटना का पता लगाने के लिए पंचांग का प्रयोग नहीं होता। तो कौन सी घटना है बच्चों, भूकंप। इसका पता लगाने के लिए हम पंचांग का यूज नहीं करते। 10 क्वेश्चन है बच्चों जुआनजेंग किस देश से भारत आया था। चीन देश से जुआनजेंग भारत आया था। 11 क्वेश्चन है बच्चों हलमा प्रथा का उद्देश्य क्या था, पेड़ पौधों को यानी कि वृक्षों को लगाना। 12 क्वेश्चन है बच्चों आपके इसमें कथन दे रखे हैं दोनों, बताने ही दोनों सही हैं गलत हैं।
तो पहले में लिखा है कि आर्थिक गतिविधियां क्या है, महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, ये कथन सही है, लेकिन गैर आर्थिक गतिविधियों से हमें धन प्राप्त होता है, ये गलत है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा बच्चों, सही आंसर होगा। नेक्स्ट है बच्चों 13 क्वेश्चन। रमेश चाहता है कि साइबर कानून को और अधिक सख्त बनाया जाए। इसके लिए उसे सरकार के किस संघ के पास जाना होगा उसको और सख्त बनाने के लिए? बच्चों किसके पास कानून बनाने का अधिकार बच्चों किसके पास होता है? विधायिका के पास। ठीक है, तो उसको किसके पास जाना होगा? विधायिका के पास। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन 14 कि निम्नलिखित में से कौन भारत की तीनों सेना का प्रमुख होता है? तो बच्चों कौन होता है इन तीनों का प्रमुख? राष्ट्रपति होता है। इसके बच्चों असंगत पहचाना, इसमें से कौन सा बिल्कुल ही अलग है? माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी तो सेम है। ठीक है, ये जो समुदाय ही अलग है इन सबसे, तो समुदाय होगा इसका सही आंसर। ठीक है बच्चों, असंगत का मतलब क्या होता है कि जो बाकी से तीनों ऑप्शन थे अलग ही हो बिल्कुल। इसके बाद बच्चों खंड खा आता है, इसमें आपके 2 मार्क्स से क्वेश्चन है सभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का, देखिए इसमें आपके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ए और बी। आपको क्या करना होगा बच्चों, पेपर में इन दोनों में से कोई एक ही करना होगा, आपको दोनों नहीं करने होंगे। ठीक है, कोई एक करना होगा जो सा आपको आता होगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों के आंसर बताऊंगा। देखिए ए में पूछा है कि मानचित्र के महत्व का वर्णन कीजिए, कि मानचित्र का महत्व का क्या वर्णन है, ठीक, क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर बच्चों, मानचित्र हमें किसी स्थान की सही स्थिति और दिशा बताता है। इससे ही हमें देशों, नदी, पर्वत, महासागर और शहरों के बारे में जानकारी मिलती है। मानचित्र को देखकर ही हमें पता चल पाता है, और ये यात्रा करने और अध्ययन करने में भी काफी उपयोगी होता है। इसके बाद बच्चों बी है कि मानचित्र में दर्शाए गए प्रतीक चिन्हों के महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो मानचित्र में जो चिन्हों को दिखाते हैं उनका क्या महत्व है? तो बच्चों जो प्रतीक और चिन्ह जो दिखाए जाते हैं मानचित्र को, उससे हम मानचित्र को आसानी से समझ सकते हैं। इनमें सड़क के चिन्ह बना दिए जाते हैं तो समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या है बच्चों, सड़क है। नदी का चिन्ह बनाने से पता चल जाता है कि इस जगह पे क्या है बच्चों, नदियां हैं। तो नदी, सड़क, पहाड़, रेलवे, शहर आदि की पहचान की जा सकती है। हर मानचित्र में प्रतीक चिन्हों का प्रयोग समझने में सुविधा देता है। इसी तरह बच्चों थर्ड है, महासागर के कोई 2 महत्व बताइए। तो देखिए पहला महत्व, क्यों जरूरी है महासागर? तो पहला बच्चों है कि महासागर जल, मछली और खनिजों का मुख्य स्रोत है, और ये जलवायु को संतुलित रखता है और व्यापार के लिए क्या करता है, मार्ग भी प्रदान करता है। इसके बच्चों फोर्थ का ये है आपका, इन दोनों में से भी आपको कोई एक ही करना है। आदि मानव को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? तो देखिए इसका उत्तर देखते हैं। आदि मानव को भोजन ढूंढने, जानवरों से अपनी रक्षा करने और रहने के लिए सुरक्षित जगह भोजन में कठिनाई होती थी खोजने में, और उन्हें आग जलाना और औजार बनाना भी सीखना पड़ा। नेक्स्ट बच्चों पुरातत्व विज्ञानी का क्या कार्य है? तो देखिए पुरातत्व विज्ञान जो होते हैं पुराने समय की वस्तु, इमारतों और औजारों की खुदाई करते थे। उनसे वे यह पता लगाते थे कि लोग पुराने समय में कैसे रहते थे, क्या क्या चीजों का यूज करते थे। फिर क्वेश्चन बच्चों आपको समुदाय के कोई 2 कार्य बताइए कि समुदाय के कौन कौन से कार्य हैं। तो देखिए पहला कार्य है कि समुदाय लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने में मदद करता है। दूसरा कार्य है कि ये समाज की आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, सफाई और सुरक्षा में सपोर्ट करता है, सहयोग करता है। इसके बाद बच्चों आपका खंडगा शुरू होता है। खंडगा में आपके 6 क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 2 दे रखे हैं, इन दोनों में से कोई एक करना होगा आपको। ठीक है, 3 मार्क्स से क्वेश्चन है ये। तो देखिए लोकतंत्र के महत्व का विश्लेषण कीजिए कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर है बच्चों कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को क्या करती है, चुनती है, अपने नेता को चुनती है, और इसमें हर व्यक्ति को मतदान डालने का अधिकार होता है। मतदान का अधिकार का मतलब बच्चों क्या होता है, वोट डालने का अधिकार होता है। लोकतंत्र का महत्व यह है कि यह समानता, स्वतंत्रता और न्याय की भावना को क्या करता है, बढ़ाता है, और ये लोगों को अपनी राय व्यक्त करने और सरकार में भाग लेने का भी अवसर देता है। इसका बच्चों दूसरा दिया है बी कि एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय बताना है, आपको इनके बारे में बताना है। तो देखिए एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर में हुआ था। वे भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और मिसाइल मैन थे।
उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रम में बड़ा योगदान दिया। वर्ष 2002 से 2007 तक वे राष्ट्रपति भी रहे भारत के, और उनका जीवन युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी रहा। ठीक है, तो आपको इनका आंसर बच्चों ऐसे पॉइंट्स में लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से पॉइंट डाल के लिखिएगा आप, ये तो ये सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। आपको इन दोनों में से भी कोई एक ही करना है। तो देखिए, आर्थिक गतिविधि क्यों जरूरी है आपको बताना है। तो देखिए, आर्थिक गतिविधि जैसे खेती, व्यापार, सेवा आदि से लोगों का रोजगार चलता है, उनको आय मिलती है। इनसे देश की समृद्धि, आर्थिक वृद्धि भी होती है और जीवन की जरूरतें भी क्या होती हैं, पूरी होती हैं। बिना आर्थिक गतिविधि का समाज का विकास संभव हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, बी क्वेश्चन है बच्चों, सामुदायिक सहभागिता के महत्व का वर्णन करें। तो देखिए, उत्तर है इसका कि सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है कि लोगों का अपने समाज के कार्यों में मिलजुल कर भाग लेना। इससे एकता और सहयोग की भावना बढ़ती है। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो समाज की समस्या आसानी से हल भी हो जाती है, जैसे सफाई, शिक्षा, पेयजल, पानी के पीने की व्यवस्था की। ठीक है, ये सब। इसके बाद जो खंड घ आता है आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है इसके अंदर। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। प्रारंभ में ईरान, यूनान और चीन ने भारत भूमि के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था। भारत के लिए किन किन शब्दों का यूज किया है। तो देखिए, प्राचीन समय में भारत के लिए अलग अलग देशों ने अलग अलग नाम बताए थे। ईरान ने भारत को हिंद कहा क्योंकि सिंधु नदी को हिंदू कहते हैं। यूनान के लोग भारत को इंडिया कहते हैं क्योंकि ये भी सिंधु शब्द से बना है। चीन के लोग भारत को तियानचू कहते हैं और यह शेनटू कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों 9 क्वेश्चन है, आपको इन दोनों में से कोई एक करना होगा। इसमें 9 का ए में बोला गया कि इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती थी, उसका वर्णन करना है। तो देखिए, इतिहास में समय की गणना ईसा पूर्व यानी कि बीसी और ईसा पश्चात यानी कि एडी से की जाती थी। ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम ईसा पूर्व कहते हैं। जैसे उदाहरण 1500 ईसा पूर्व। ईसा पश्चात एडी का अर्थ होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो समय की घटना है उसे एडी यानी कि ईसा पश्चात कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे 2025 ईसा पश्चात। देखिए, यहाँ पे ई पूर्व लिखते हैं और यहाँ पे सिर्फ ई लिखते हैं। तो इस 2025 ई का मतलब क्या है कि जो ये घटना है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद का साल है, और जो ये 500 ई पूर्व लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी है ये। ठीक है, इसके बच्चों बी है कि इतिहास को जानने के किन्हीं 5 सूत्रों को बताइए। तो देखिए, इतिहास के बारे में जानने के लिए 5 सूत्र कौन सा। पहला शिलालेख जो पत्थर या धातु पर खुदे होते थे। दूसरा हस्तलिखित पांडुलिपि जो पुराने समय में हाथों से लिखी किताबें हुआ करती थी। तीसरा सिक्के राज्य और राज्यों की जानकारी देते थे। चौथा पुरातत्व वस्तुएं, मिट्टी के बर्तन, औजार, मूर्तियां आदि। एंड 5वां स्मारक जैसे मंदिर, स्तूप, इमारतें जो समय की सभ्यता दिखती थी। ठीक है, इसका बच्चों खनेड़े आता है। खनेड़े में कई सरारी प्रश्न है आपके। तो देखिए, इसमें आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको पढ़ के आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहले बच्चों हम इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं आपका ये। ठीक है, 10वें क्वेश्चन का। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है कि पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है क्योंकि हमारे ग्रह का आकार बहुत चपटा नहीं है। इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। हम लगभग इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पूर्ण गोलाकार नहीं है, लगभग गोलाकार है। ठीक है, आप इटू ध्रुव पर थोड़ी सी ये चपटी हुई है पृथ्वी। इसे व्यवहारिक दृष्टि से गोलाकार मानेंगे। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर एक गोलाकार सतह को समतल सतह पर उतारना संभव नहीं है। किसी भी देखो, पृथ्वी गोल होती है, अब उसको किसी समतल जगह पे दिखाना ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। सारी जगहों को जिसमें हम मैप में दिखाते हैं ना बच्चों, नक्शे में दिखाते हैं समतल है वो, तो उसमें सारी जगह को मैप में नहीं दिखा सकते। इस समस्या के समाधान के लिए पृथ्वी के छोटे भागों को समतल सतह पर उतारा गया। इससे केवल सीमित क्षेत्रों का मानचित्र बन पाया, जबकि पृथ्वी के पूरे भाग का उतारना कठिन हो गया। एक क्षेत्र में बनी चपटी सतह अन्य क्षेत्र की सतह की तुलना में ठीक न बैठ पाती थी और ये स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। अब एक ग्लोब के बारे में जानते हैं। जो एक ग्लोब गोल आकृति वाला है
और उस पर एक मानचित्र बनाया गया है। ये पृथ्वी, भूमि, महासागर, उनके अनुपातिक क्षेत्रफल का सही प्रतिनिधित्व भी करता है। जैसे मानचित्र हम एक समतल सतह पर पृथ्वी का चित्र बनाते हैं, वैसे ही ग्लोब पर पृथ्वी को त्रिविम रूप से देखा जा सकता है। ग्लोब धातु, लकड़ी, प्लास्टिक या किसी भी अन्य टिकाऊ पदार्थ से बने होते हैं। वैसे पृथ्वी के भूगोल का प्रतिनिधित्व करने का सबसे सही साधन, परंतु पृथ्वी का आकार एक गोल होने के कारण मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक फायदेमंद होता है। विशेष संपूर्ण विश्व का चित्रण तथा विश्व के कुल भूगोल का अध्ययन करने में ये अधिक प्रतिनिधि भी है। तो बच्चों इस पैसे से पहला क्वेश्चन पूछा गया है 10 है ना 10.1 मानचित्र के बारे में आपको वर्णन करना है कि मानचित्र क्या होता है। तो देखिए इसको पढ़ के हमें मानचित्र के बारे में क्या पता चला कि मानचित्र पृथ्वी की सतह के किसी भाग का कागज पे बनाया गया चित्र होता है, जिसको हम कागज पे बनाते हैं। इससे हमें किसी क्षेत्र की स्थिति, दिशा, दूरी, स्थल जैसे पर्वत, नदी आदि की जानकारी मिलती है। मानचित्र छोटे क्षेत्र को क्या करता है, विस्तार से दिखाने को उपयोगी होता है। ठीक है, छोटे क्षेत्र को बड़ा करके दिखाते हैं मानचित्र के अंदर। सेकेंड बच्चों, पृथ्वी का मानचित्रीकरण क्यों कठिन है। तो देखिए पृथ्वी का आकार गोल है, उसे पूरी तरह समतल सतह पर दिखाना कठिन होता है। जब पृथ्वी के गोल भाग को कागज पर फैलाया जाता है तो उसके कुछ भाग क्या हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। इसी कारण पृथ्वी का सही मानचित्र बनाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। थर्ड बच्चों, ग्लोब के महत्व का वर्णन कीजिए। ग्लोब क्यों जरूरी है। तो देखिए ग्लोब क्या है बच्चों, पृथ्वी का छोटा सा त्रिआयामी मॉडल है जिसमें सारे वो दिखाए जाते हैं। ये पृथ्वी के महाद्वीप, महासागर, अक्षांश और देशांतों को सही रूप में इसमें दिखाता है। ग्लोब से हमें पृथ्वी के वास्तविक आकार और झुकाव समझ में आता है। पूरा विश्व देखने और भौगोलिक अध्ययन करने के लिए ग्लोब बहुत ज़्यादा उपयोगी साधन है। नेक्स्ट है बच्चों 11 क्वेश्चन, आपके इसमें भी अनुच्छेद दिया हुआ है, छोटा सा अनुच्छेद है। ठीक है, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम इस अनुच्छेद को देखते हैं। अपने धर्म या कर्तव्य को पालन करना भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है। परिवार एक विद्यालय भी है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा, त्याग जैसे महत्वपूर्ण मूल्य सीखते हैं। परिवार की आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसके सदस्य प्राय अपनी इच्छाओं को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। जैसे बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है। तो देखिए इसका आंसर बच्चों कि भारतीय संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि अपने धर्म या अपने ही कर्तव्यों का पालन करना। जो हमारे कर्तव्य हैं उनका क्या करना चाहिए, हमें पालन करना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना चाहिए और दूसरों की क्या करनी चाहिए बच्चों, हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, परिवार किस प्रकार का एक विद्यालय की भूमिका निभाता है। देखिए अभी ने पढ़ा जहाँ बच्चे अहिंसा, सेवा, त्याग जैसी चीजें सीखते हैं। ठीक है, इसका उत्तर है कि यहाँ बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे अच्छे संस्कार सीखते हैं। परिवार हमें सही व्यवहार करना और दूसरों का आदर करना सिखाता है। उसी तरह से विद्यालय भी हमें अहिंसा, इन सारी चीजें सिखाता है। तीसरा बच्चों, परिवार के माध्यम से व्यक्ति में किन गुणों का विकास होता है, किन्हीं दो के बारे में बताना है आपको। तो देखिए परिवार के माध्यम से व्यक्ति में अनेक अच्छे गुणों का विकास होता है, जैसे सेवा भाव। परिवार के सदस्य एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं। ठीक है, सेकंड त्याग, परिवार की भलाई के लिए अपनी इच्छाओं को क्या करना पड़ता है, कभी कभी हमें त्याग करना भी होता है, तो उसको त्याग करना भी सीखते हैं परिवार की भलाई के लिए। नेक्स्ट है बच्चों 12 क्वेश्चन, इसमें आपका अनुच्छेद दिया हुआ है। ये आपका आपने देखा होगा कि हमने इससे पहले की बात की थी कि विश्व के अधिकतर देशों ने शासन प्रतिनिधि जन जो ग्रीक भाषा की डेमोक्रेसी प्रणाली की नींव के रूप में लोकतंत्र को अपनाया है। इसका अंग्रेजी शब्द से बना है। ठीक है, शासन प्रणाली या तंत्र या शक्ति, अर्थात केटोस और लोग, अर्थात डेमोस, दो शब्द, अर्थात डेमोक्रेसी का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, लोगों का शासन। तो इसमें देखिए डेमोक्रेसी किस भाषा के शब्दों से बना है। तो देखिए डेमोक्रेसी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी शब्द यूनानी ग्रीक भाषा की दो शब्द से बना है, डेमोस यानी कि लोग और क्रेटोस यानी कि शक्ति।
ठीक है, इनसे बना हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था, ये रहा आपका, ये ठीक है, क्रेटोस लोग अर्थात डेमोस। इसके बच्चों लोकतंत्र का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। देखिए लोकतंत्र का अर्थ है कि जनता का शासन, जहाँ पे शासन किसका हो, जनता का, अर्थात वे शासन जिसमें जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधि को चुनती है और शासन चलाती है। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, अपने दैनिक जीवन के उदाहरण का माध्यम से लोकतंत्र के महत्व बताइए कि क्या महत्व है। देखिए लोकतंत्र हमें निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है और सबको समान अधिकार प्रदान करता है। जैसे उदाहरण के लिए विद्यालय में जब कक्षा मॉनिटर का चुनाव वोट देकर किया जाता है तो ये लोकतंत्र का उदाहरण है। इससे हम समानता, सहयोग और जिम्मेदारी का पाठ मिलता है। इसके बाद बच्चों 13 क्वेश्चन है आपका, इसमें भी आपका अनुच्छेद दिया हुआ है, तो इस अनुच्छेद को देखते हैं। आर्थिक गतिविधियां वे हैं जिनमें अर्थ, धन, मुद्रा सम्मिलित होता है, अर्थात जिन्हें अर्थोपार्जन के लिए किया सम्मिलित पक्षों के लिए वस्तु के नगद मूल्य से संबंध होती है। उदाहरण के लिए जाता है, अथवा जो व्यापारी बाजार में वस्तु बेचते हैं, किसान अपनी उपज बाजार में बेचते हैं, वकील अभियोजन का शुल्क लेते हैं, ट्रक चालक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाने का काम करते हैं, श्रमिक कार बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं आदि। ठीक है, तो इससे बच्चों पहला क्वेश्चन पूछा कि बाजार शब्द क्या है, इसकी व्याख्या करनी है। तो देखिए बाजार शब्द क्या है कि जहां विक्रेता और खरीदार वस्तुओं का लेन देन करते हैं उसे बाजार कहते हैं। बाजार किसी खुली स्थान, दुकान या ऑनलाइन भी हो सकता है। सेकंड, शुल्क शब्द की व्याख्या कीजिए। देखिए शुल्क क्या होता है, किसी सेवा के बदले में दिया जाने वाला पैसा या फीस, उसे शुल्क कहते हैं। जैसे हम कुछ खरीदते हैं या कोई सेवा देता है, उसके बदले में हमें क्या देना होता है, पैसा देना होता है, यही शुल्क कहलाता है। जैसे वकील अपने काम के बदले शुल्क लेता है, स्कूल में पढ़ाई के लिए शुल्क दिया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, आर्थिक गतिविधि के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आर्थिक गतिविधि का क्या महत्व है। देखिए आर्थिक गतिविधि के बहुत महत्व है। जैसे इनमें लोगों का रोजगार और आय मिलती है इनसे, ये समाज की जरूरतों को पूर्ति करता है, जैसे भोजन, वस्त्र, घर। और आर्थिक गतिविधियां देश के विकास में भी क्या करता है, ये मदद करती है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका खंड 6 आता है जिसमें मानचित्रधारी क्वेश्चन दे रखे हैं। तो देखिए आपको इन सबको क्या करना है, मानचित्र पर दर्शाना है। तो आइए देखें इन जगहों को, यहाँ पे मैंने दिखाया हुआ है मैप में। यहाँ पे देखिए नीचे मैप दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए आप यहाँ पे नाम देख लीजिए, मत्स्य, किष्किंधा, चोल, प्रज्ञाज्योति, अवंती और केरल। ठीक है, तो देखिए आपका मत्स्य बच्चों कहाँ पर है, इस जगह पे आपका मत्स्य है। मैंने वहीं पे क्या करा है, नाम लिख दिया है। आपको क्या करना होगा बच्चों, आपको इस तरीके से देखिए पॉइंट लगा के, ऐसे पॉइंट लगा के आपको इस तरीके से लाइन ले जाके और यहाँ पे नाम लिखना होगा। ठीक है, आपको उसी मैप के अंदर नहीं लिखना होगा। सेकंड बच्चों, किष्किंधा आपका यहाँ पर है, अवंती की लोकेशन यहाँ है। ठीक है, चोल आपका यहाँ पर है, केरल आपका जो ये वाला एरिया ये पूरा केरल है। ठीक है, एंड आपका प्रज्ञाज्योति कहाँ है, यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी सभी लोकेशन है, मैंने यहाँ पे दिखा दी है। इसके बाद बच्चों आपका ये डिस्ट्रिक्ट वाली बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसकी जगह पे तो मैंने इनके आंसर भी आपको बता दिए हैं। देखिए उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में मत्स्य स्थित है। देखिए मत्स्य यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे राज्य का नाम पूछे तो कहाँ पर है, राजस्थान में। तो देखिए आप ये देख पाएंगे आपका मत्स्य कहाँ है, ये राजस्थान में ही है। ठीक है, तो सेम वही लोकेशन है जो यहाँ पे पूछा गया राज्य के नाम के साथ। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ पे किष्किंधा है, तो कहाँ पर है बच्चों, कर्नाटक में है। उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में चोल है, तो देखिए चोल यहाँ पे लिख दिया मैंने, तमिलनाडु में है। उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में अवंती स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। उस राज्य का नाम बताइए जहाँ वर्तमान में प्रज्ञाज्योति है, तो कहाँ पर है बच्चों, असम में है। एंड उस राज्य का नाम लिखिए जहाँ वर्तमान में मगध स्थित है, तो वो कहाँ है मगध बच्चों, बिहार में। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 6 का एसएसटी का मैंने कंप्लीट सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करा दिया है। आइए आपको पूरा पेपर अच्छे समझ में आ गया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका पेपर का पैटर्न है वो कैसा आने वाला है। आइए आपको बच्चों वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।